नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि आपकी कॉपीज़ को मंगवाने के लिए आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। तो आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर अरेंज कर दिया गया है। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और मैं वर्बली भी बता दे रहा हूँ, 9560668061। कॉपियाँ भेजने के लिए 2-3 बातें मैं बता दे रहा हूँ कि कॉपी जब आप लोग भेजें तो उसे पीडीएफ फॉर्मेट में भेजें, और जब आप उसे स्कैन करें तो इस तरीके से स्कैन करें कि क्लियर हो इमेज, और उस इमेज को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको भेजना है। इमेज को पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज कर लें, उसके बाद वो इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देनी है। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपनी लोकेशन अर्थात कहाँ से वो कॉपी भेज रहे हैं वो भी लिख दें। लेकिन वो जिस जगह पे आपने उत्तर लिखा है, प्रश्न और उसका उत्तर लिखा है जिन पन्नों पे, उस पन्ने पे ये जानकारी ना दें। जैसे मैं उदाहरण से समझा दे रहा हूँ। जैसे ये यहाँ से प्रश्न शुरू हुआ, इसके बाद नीचे तक उत्तर लिखा हुआ है, इसके नीचे वाले पन्ने पे भी उत्तर लिखा हुआ है। तो इस पेज पे कहीं भी अपने नाम की, अपने मोबाइल नंबर की कोई भी ऐसी जानकारी ना दें। अपने नाम, मोबाइल नंबर की जानकारी चाहें तो एक पहले एक पेज इंसर्ट कर दें, उसमें लिख दें, या बाद में एक पेज इंसर्ट कर दें, उसमें लिख दें। दूसरी चीज़ है कि 2 स्टैंडर्ड हैं इस समय यूपीएससी के प्रश्न के मांग के लिए। एक तो 150 शब्दों का और दूसरा 250 शब्दों का। तो आप अपने उत्तर में या तो 250 शब्दों के स्टैंडर्ड को फॉलो करें या 150 शब्दों के स्टैंडर्ड को फॉलो करें। प्रश्न कहाँ से लाएं, अब ये भी सवाल उठता है। तो या तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से क्वेश्चंस ले लें, या संस्कृत आईएएस की वेबसाइट पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस को ले लें। बेहतर होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1991 की औद्योगिक वर्ष 1991 की नई औद्योगिक नीति ने पूर्व की औद्योगिक नीति की कमियों को दूर करते हुए अनेक क्रांतिकारी बदलाव किए, चर्चा कीजिए। और ये क्वेश्चन 150 वर्ड्स या 10 नंबर 200 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड वर्तमान समय में यूपीएससी का नहीं है। इसको पढ़ के आप लोग, इस प्रश्न को पढ़ के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो 1991 की आर्थिक नीति थी उसमें कौन कौन से बड़े चेंज किए गए, उनके बारे में लिखना है इसमें। तो यहाँ पर समझना ये है कि भारत में 1991 से पहले भी कई आर्थिक नीतियाँ शुरू की गई, जैसे 1948 की औद्योगिक नीति या आर्थिक नीति, 1956 की आर्थिक नीति, 1977 की, 1980 की। लेकिन जो 1991 में जो नई आर्थिक या नई औद्योगिक नीति शुरू की गई, इसमें बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी बदलाव किए गए। उन बदलावों के बारे में ही संक्षेप में लिख देना है। तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या होना चाहिए, पहले उसको समझ लेते हैं। 1991 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें विशेष रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर बल दिया गया था। उदारीकरण का मतलब था नियमों को उदार करना। निजीकरण का अर्थ था कि अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, और वैश्वीकरण का अर्थ था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। उसके अलावा कुछ अन्य बिंदु भी थे जो समझना आवश्यक है। विनिवेश भी किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए विनिवेश प्रक्रिया को अपनाया गया था, और इस प्रक्रिया के तहत उद्यमों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया था। पूंजीगत वस्तुओं के आयात की स्वतंत्रता दी गई थी। नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास की दर में तीव्रता लाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया था, और इस संदर्भ में पूंजीगत वस्तुओं के स्वतंत्रता पूर्वक आयात की अनुमति प्रदान की गई।
एमआरटीपी अधिनियम में भी संशोधन किया गया था। औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कानूनी जटिलताओं को समाप्त करने और निवेश में वृद्धि करने के लिए एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन किया गया था। और इस अधिनियम में संशोधन द्वारा औद्योगिक इकाइयों के अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और साथ साथ एमआरटीपी आयोग से अनुमति लेने की बाध्यता को भी समाप्त करने के लिए संशोधन किया गया। और इसके बाद एमआरटीपी अधिनियम को कंपटीशन एक्ट 2002 के माध्यम से प्रतिस्थापित भी कर दिया गया था। राजकोषीय सुधारों की बात करें तो राजकोषीय सुधारों में गैर योजनागत व्यय में कमी की गई, कर संग्रहण में सुधार किया गया, सेवा कर को लागू किया गया, सब्सिडी में कटौती की गई। अगर वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की बात करें तो बैंकों में जो आरक्षित कोष अनुपात होता है, जैसे एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, उनकी जो निर्धारित सीमा थी उसमें कमी कर दी गई ताकि साख सृजन में वृद्धि हो सके। सेबी अधिनियम 1992 द्वारा पूंजी बाजार के नियमन को कठोरता से लागू किया गया। भारत में पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई को अनुमति दे दी गई। देश में विदेशी और निजी बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया। अगर विदेशी विनिमय दर संबंधी सुधारों की बात करें तो रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया। विदेशी मुद्रा के सभी लेन देन बाजार सिद्धांत के अनुसार करने की घोषणा की गई और अगस्त 1994 से चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू कर दिया गया और फेरा को फेमा से प्रतिस्थापित करके विनिमय दर प्रणाली में बदलाव लाकर उदारीकृत प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया था। विदेशी व्यापार से संबंधित सुधारों की बात करें तो निर्यातकों के लिए अग्रिम लाइसेंस व्यवस्था को सरल बनाया गया। घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए आयात शुल्क में कमी की गई और साथ में आयात संबंधी कोटा प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक इकाइयों में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई और इस जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 51% की जो सीमा तत्कालीन समय में निर्धारित की गई उसे बाद में और क्रमिक रूप से और बढ़ा दिया गया और देश में स्थापित निर्यातकों को विदेशी मुद्रा का बैंक खाता खोलने और विदेशी ऋण प्राप्त करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई। तो ये सारे पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को लिख देंगे, इससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने अपने कॉपी में क्या लिखा है। भारत में उद्योगों के बिंदु लगाना पड़ेगा। भारत में उद्योगों के विकास हेतु समय समय पर सरकार ने औद्योगिक नीतियों, इस बच्चे को बिंदु लगाने की आदत नहीं है, नीतियों में परिवर्तन किए जिनमें 1956 एवं 1991 की औद्योगिक नीति महत्वपूर्ण है। नीतियां हो जाएगा ना, 1956 एवं 1991 की औद्योगिक नीतियां महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं इसने क्या लिखा है। 1991 में सीएडी, अब इस बच्चे ने यहां पर लिखना चाहा है चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट को इसने सीएडी लिख दिया है। ये एक गलत तरीका है, इसे हिंदी में पहले लिखना चाहिए था चालू खाता घाटा और ये ब्रैकेट में सीएडी लिख देता या ब्रैकेट में करंट अकाउंट डेफिसिट लिख देता, वो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये एक गलत तरीका है, इसे यहाँ पर लिखना चाहिए था चालू खाता घाटा या सीएडी में वृद्धि के कारण विदेशी विनिमय भंडार न्यूनतम चला गया, जिसमें अर्थव्यवस्था में भुगतान शेष का संकट आ गया, जिससे अर्थव्यवस्था में भुगतान शेष का संकट आ गया। सरकार द्वारा रुपए के अवमूल्यन से भी इस समस्या का समाधान ना होने पर नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीति को अपनाना पड़ा। अब 1991, 199 लिख दिया है।
1991 के औद्योगिक सुधार। इस बच्चे ने भूमिका में जो बातें लिखी हैं ठीक लिखी हैं यहां से यहां तक, लेकिन 150 शब्दों के प्रश्न को देखते हुए लाइनें ज्यादा लिख दी हैं। ये लाइनें इसे क्लब करके शॉर्ट में लिख देना चाहिए था। बातें सारी सही लिखी हैं, लेकिन 150 शब्दों के प्रश्न को देखते हुए इसने ज्यादा शब्द खर्च कर दिए हैं यहाँ पर। तो लाइनों को क्लब करके कॉमा लगा के कम शब्दों में यही सारी बातें लिखनी चाहिए थी इसे। अब देखते हैं कि इसने 1991 के औद्योगिक सुधारों में क्या क्या लिखा। कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश उद्योगों में लाइसेंसिंग प्रक्रिया समाप्त कर दी गई। उदारीकरण ठीक लिखा है। इसे उदारीकरण हेडिंग डाल के लिखना चाहिए था, या ये लिख देना चाहिए था कि उदारीकरण किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या को घटाया गया, जिसमें निजी क्षेत्र को निवेश के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। ये निजीकरण की बात कर रहा है। बात ये भी सही है, यहां पर निजीकरण को लिखना चाहिए था इसे। दोनों बातें सही लिखी। अगले पेज पर इसने लिखा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की आर्थिक दशा को सुधारने हेतु विनिवेश की शुरुआत की गई। इसी क्रम में इनको शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया। सही बात लिखी है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार एमआरटीपी अधिनियम को पुनर्गठित, संशोधित लिखना चाहिए था। संशोधित किया गया, और इसे ये भी लिख देना चाहिए था कि बाद में उसे कंपटीशन एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। फेरा को निरस्त कर फेमा लागू किया गया फॉरेन एक्सचेंज के लिए। ये बात भी सही है। व्यापारिक इकाइयों में एफडीआई की सीमा बढ़ा दी गई। ये नई लाइन लिखनी चाहिए थी इसे यहां से। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दी गई। आयात संबंधित कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ये बात सही है। मात्रात्मक प्रतिबंध थे, उनको हटा लिया गया। लघु उद्योगों में विनिर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या को धीरे धीरे कम किया गया। ये बात भी सही है। आगे देखते हैं इसने क्या लिखा। यहां पर जो बातें इसने लिखी हैं ठीक लिखी हैं। वर्ष 1990-91 में आर्थिक समृद्धि दर अत्यंत धीमी थी, जो सुधारों के बाद औसतन 7% से अधिक रही है। ये बात सही है। अगर कोरोना काल को छोड़ दें तो ये 7% से अधिक रही है। 1991 तक जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद को इसको लिखना चाहिए, उसके बाद ये जीडीपी लिखता है यहां पर। जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता था। ठीक बात है, ये उस समय 29% के आसपास था, तो लगभग 1/3 लिखा जा सकता है, जो बाद में लगभग 1/8 रह गया। 1/8 नहीं रह गया, इस समय भी कृषि का जीडीपी में हिस्सा 20% के आसपास है। तो 20% के आसपास होने का मतलब है 1/5। सुधारों के बाद निर्यात में वृद्धि हुई। निर्यात में वृद्धि हुई, ये बात भी सही है, जिससे धीरे धीरे विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि हुई। यह वर्तमान में $600 बिलियन से अधिक हो गया है। ये सभी डाटा आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए हैं। ये सभी आंकड़े, डाटा इंग्लिश का वर्ड है, ये सभी आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए हैं। अगर आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए हैं तो ये आंकड़ा गलत क्यों दे दिया। यहां पे भी जो बातें लिखी हैं ठीक लिखी हैं, बस एक जो फैक्चुअल एरर है इसमें, कृषि के बारे में जो लिख दिया है, ये तथ्यात्मक गलती है। बाकी तो बातें ठीक ही लिखी हैं। औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ। 1991 के समय
जो औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा था जीडीपी में, वह 22.8% के आसपास था और वर्तमान समय में 27% के आसपास है। तो क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र के बारे में स्पेशली लिख रहे हैं, तो कृषि की जगह इसे औद्योगिक क्षेत्र के योगदान के बारे में लिखना चाहिए कि जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है इन सुधारों के परिणाम स्वरूप। जबकि इस बच्चे ने कृषि के बारे में लिख दिया है, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में नहीं लिखा है। जबकि ये प्रश्न है औद्योगिक नीति के बारे में। औद्योगिक नीति से पूर्व की औद्योगिक नीति की कमियों को दूर करते हुए अनेक क्रांतिकारी बदलाव किए। तो जब ये बच्चा निष्कर्ष लिख रहा था, समराइज कर रहा था, तब इस बच्चे को ये जो कृषि का योगदान इसने लिखा है कि कृषि का योगदान घटा है, तब इसे एक ये भी इशारा करना चाहिए था कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है सकल घरेलू उत्पाद में। वो इसने नहीं किया है। अब मार्क्स की बात देख लेते हैं। भूमिका तो ठीक थी, 1 नंबर दिया जा सकता है। 1990 के औद्योगिक सुधार, आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, इसमें उदारीकरण के बारे में लिख दिया था, लिबरलाइजेशन। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में प्राइवेटाइजेशन के बारे में या निजीकरण के बारे में भी लिख दिया था। लेकिन इसने अपने इस उत्तर में जो अन्य पॉइंट लिखे हैं, मुख्य मुख्य पॉइंट तो लिख ही दिए हैं। एमआरटीपी को लिख दिया, फेरा फेमा को लिख दिया, विनिवेश को लिख दिया, लेकिन वैश्वीकरण की चर्चा नहीं की कि जो पूंजी का, श्रम का जो मुक्त रूप से आवागमन हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ गई, उसकी चर्चा नहीं की। तो इसने एक जो मुख्य पॉइंट था, वह मुख्य पॉइंट छोड़ दिया है। तो मैं यहां पर इसे 2.5 मार्क्स दूंगा। निष्कर्ष सामान्य है, बातें तो ठीक लिखी हैं, लेकिन एक तो तथ्यात्मक गलती है। दूसरा, औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आए, उस परिवर्तन से सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का अंश घटा या बढ़ा या क्या हुआ, उसकी जानकारी नहीं दी गई थी। कृषि के बारे में तो जानकारी दे दी कि कृषि का क्षेत्र घट गया है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं दी है। जबकि उत्तर औद्योगिक नीति के बारे में था, तो समराइज करते हुए औद्योगिक क्षेत्र के अंश के बारे में लिखना चाहिए था। तो जो निष्कर्ष है वह सामान्य है, मैं आधा नंबर दूंगा। तो इस बच्चों को मिलते हैं 4 नंबर। इस बच्चे ने प्रयास अच्छा किया, भूमिका भी ठीक लिखी और जो मोटी मोटी बातें थी वो सारी लिख दी थी। एमआरटीपी के बारे में, फेरा फेमा के बारे में, विनिवेश के बारे में, उदारीकरण के बारे में, निजीकरण के बारे में, लेकिन मुख्य भाग में वैश्वीकरण के बारे में जानकारी कहीं से कहीं तक नहीं दी थी। जबकि वैश्वीकरण भी एक मुख्य सुधार था जो कि 1991 की औद्योगिक नीति में किया गया था, उसके बारे में इसे लिखना चाहिए था। और दूसरा, इसने जो निष्कर्ष लिखा उसमें औद्योगिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ इस औद्योगिक नीति के फलस्वरूप, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। तो और वहाँ पर एक तथ्यात्मक गलती भी की थी। तो इसलिए मैंने इसे निष्कर्ष में आधा नंबर दिया। अगर ये तथ्यात्मक गलती ना करता और औद्योगिक क्षेत्र के अंशदान के बारे में भी लिख देता, तो मैं इसे वहाँ पर भी 1 नंबर देता। तो इस बच्चे ने बाकी प्रयास अच्छा किया, जो बातें लिखी हैं वो सही लिखी हैं, लेकिन इसे मुख्य भाग में वैश्वीकरण के बारे में और समराइज करते हुए या कंक्लूड करते हुए निष्कर्ष में औद्योगिक क्षेत्र के अंशदान में जो परिवर्तन आया इस औद्योगिक नीति के फलस्वरूप, उसको लिखना चाहिए था। और इस बच्चे को 10 में से 4 नंबर दिए जाते हैं। और इसके बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।